कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहां एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह सूरज की दिशा देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था। फिर भी उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते वह एक जगह पहुंचा जहां एक बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वहां से कोई वापस नहीं जा सकता। उस बोर्ड पर 108 नंबर भी लिखा था। यह देखकर वह और भी परेशान हो गया। अंधेरा बढ़ने लगा और जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। अचानक सारे परिंदे उड़कर चले गए। इतने मील चलने के बाद भी उसे कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया, जैसे वे भी किसी डर से भाग गए हों। वह और तेजी से भागा, लेकिन घंटों चलने के बाद फिर से उसी जगह पहुंच गया। वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड। अब उसे समझ आया कि चाहे वह कितना भी भागे, इस जंगल से निकलना असंभव है। थककर उसने किसी सुरक्षित जगह पर छुपने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी पेड़ की टहनी टूट गई और वह नीचे गिरकर जख्मी हो गया। उसे गहरी चोटें आईं। तभी जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कोई उसे खींच कर ले गया। हमें सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। 6 दिन बाद कहानी शहर में आती है, जहां मीना नाम की एक लड़की बर्ड शॉप में काम करती है। उसका बॉस उसे एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर किसी जोन में डिलीवर करने को कहता है। मीना उस तोते को लेकर गाड़ी में निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें कई गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन वह ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। वह शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से जाती है, ताकि जल्दी पहुंच सके। लेकिन यह वही जंगल था जहां पहले आदमी गायब हुआ था। जल्द ही वह फंस जाती है। मोबाइल में सिग्नल नहीं, रेडियो बंद और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। वह बाहर निकलती है और सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड देखती है। अब वह घबरा जाती है और पैरेट का पिंजरा लेकर मदद ढूंढने निकल पड़ती है। वह कुछ दूर जाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। जब लौटती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी गायब हो चुकी है। उसे लगता है कि वह किसी दूसरी जगह आ गई है, क्योंकि जंगल के सारे हिस्से एक जैसे लग रहे थे। अंधेरा घिरने लगता है, परिंदे उड़ने लगते हैं, जमीन हिलने लगती है और उसे किसी के होने का एहसास होता है। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखती है। मीना मदद मांगते हुए उसका पीछा करती है, लेकिन वह औरत रुकती नहीं। थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाती है। फिर मीना को दूर एक कमरा दिखाई देता है। वही बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आओ। मीना अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही वह देखती है कि कमरे में एक बड़ा मिरर लगा हुआ है। वहां 2 और लोग हैं, एक लड़की कियारा और एक लड़का डैनियल। बूढ़ी औरत अपना नाम मैडलिन बताती है और कहती है कि अभी सवाल करने का समय नहीं है, बस शीशे के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है, कौन? मैडलिन कुछ नहीं कहती। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। कियारा कहती है, ये वॉचर्स है। ये शीशे के दूसरी तरफ से हमें देख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। हर रात सूरज ढलने के बाद ये आते हैं और हमें देखते रहते हैं। के बारे में सुन रही थी, उन्हें अब तक न तो उसने देखा था और न ही किसी और ने। रात यूं ही डर और सन्नाटे में बीत गई। सुबह होने पर सब लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं। दिन के वक्त वे कहीं छुपे रहते हैं और इस दौरान इंसान जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोचती रही कि कब सुबह होगी ताकि वह यहां से निकल सके। सुबह होते ही वह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। बाकी सब उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें रोकने से मना कर देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना वापस लौट आएगी। मीना जाते समय मैडलिन उसे चेतावनी देती है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना अपनी जान गंवा बैठोगी।
लेकिन मीना किसी की नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे फिर वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। वह घबराती है मगर हिम्मत नहीं हारती और सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद रास्ता खत्म हो जाता है। वह खुद को एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर पाती है जहां दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल फैला था। मायूस होकर वह नीचे बैठ जाती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वह चौंकती है, पीछे मुड़ती है और देखती है कि वह मैडलिन है। मैडलिन कहती है, सिर्फ तुम नहीं, हम सबने यहां से निकलने की कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं निकल पाया। वह मीना को जंगल में एक जगह ले जाती है और बताती है कि यह जंगल खुद एक शिकारी है और वे सब इसके शिकार है। मैडलिन उसे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन दिखाती है जो पूरे जंगल को एक गोल घेरे में घेरे हुए थे। उस घेरे के बीच में था उनका कमरा। वह बताती है कि ये साइन उनके घर से आधे दिन की दूरी पर लगे हैं। अगर कोई इनके पार जाएगा तो लौटना नामुमकिन है। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? मैडलिन कहती है, यह एक प्रोफेसर का काम है, लेकिन उसे किसी ने कभी देखा नहीं। रात होते ही वे सब फिर कमरे में लौट आते हैं। हर रात की तरह वॉचर्स उन्हें देखने आते हैं। उस रात कियारा वॉचर्स के सामने डांस करती है और कहती है उन्हें यह पसंद है। दरअसल इन लोगों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा रहना जरूरी नहीं था, लेकिन एक नियम था, वे कभी अपनी पीठ शीशे की तरफ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते थे। दिन में भी उनका जीवन आसान नहीं था। उन्हें जंगल से खाना ढूंढकर लाना पड़ता था। अगले दिन मीना और कियारा शिकार करने निकलती है। रास्ते में मीना पूछती है, आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है? कियारा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैडलिन कहती है कि वे हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम उन्हें देख लें तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वे बहुत भयानक दिखते हैं। कियारा मीना को जंगल में एक गहरा गड्ढा दिखाती है और बताती है, ऐसे कई गड्ढे इस जंगल में है। दिन के वक्त सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में छिपे रहते हैं। रात में ये बाहर निकलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है। कियारा बताती है कि वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से फंसी हुई है। 6 दिन पहले उसका पति जंगल में रास्ता ढूंढने गया था और अब तक वापस नहीं आया। तभी पता चलता है कि वही उसका पति था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो गायब हो गया था। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों कमरे के पास लौट आती है। मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 नियम बताती है। 1, रात में दरवाजा कभी मत खोलना। 2, आईने की तरफ पीठ कभी मत करना। 3, दिन के वक्त गड्ढों के पास मत जाना और हमेशा रोशनी में रहना। जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगी, तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उस रात वह वॉचर्स के बारे में खुद जानने की कोशिश करती है। वह आईने के पास कान लगाकर सुनती है, लेकिन कुछ नहीं सुनाई देता। उसे लगता है कि शायद यह सब झूठ है, इसलिए वह नियम तोड़ती है। अपनी पीठ शीशे की तरफ करके सो जाती है। कुछ ही पलों में शीशे के दूसरी ओर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। वॉचर्स गुस्से में शीशे को पीटने लगते हैं। शोर से मैडलिन जाग जाती है और दौड़कर मीना को आईने की तरफ खड़ा कर देती है। तभी सब शांत हो जाता है। अब मीना समझ जाती है, वॉचर्स को पीठ दिखाना उन्हें अपमानित करने जैसा है। अगली सुबह मीना और डैनियल शिकार पर निकलते हैं। मीना पूछती है, क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डैनियल कहता है, नहीं, और जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बचा। मीना कहती है, मुझे लगता है ये सब मैडलिन की बनाई कहानी है। हमें उन गड्ढों को जाकर देखना चाहिए, शायद बाहर निकलने का रास्ता वहीं से मिले। डैनियल भी अब थक चुका था और आजादी चाहता था, इसलिए दोनों गड्ढों की तरफ बढ़ जाते हैं। मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो, वह जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। यह सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे।
डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान बाहर ले आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डेनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और वह ऊपर चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है। लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डेनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना फौरन जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। यह लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए, जहां मेडलिन ने उससे पूछा, यह सामान तुम्हें कहां से मिला? यह लोग झूठ बोल देते हैं कि यह सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मेडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वह जानती थी कि यह सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। यह लोग बहुत खुश थे कि आज रात यह लोग वॉचर्स को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर लेता है, ताकि यह लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाएं। मेडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि यह तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन यह दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात यह लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वह देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। यह लोग बातचीत में मशरूफ थे कि तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहां उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वह कियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था और वह जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेडलिन बीच में आकर दरवाजा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूं बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेडलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा को मेडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मेडलिन कियारा से कहती है कि वह तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो। तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था। लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो यह समझ जाते हैं कि यह वॉचर ही है। यह लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है और यहां हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वॉचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वे बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे, जिससे शीशे में एक बड़ा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन यहां मेडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और वे वहां से चले जाते हैं। अब यहां मीना मेडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे में से यह सारा सामान चुराया था। यह सुनकर मेडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अगली सुबह मेडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देने लगीं और उसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है। डेनियल अचानक बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिससे पहले उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वह यहां आकर उसे यहां से बचा लेगा, अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मेडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मेडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डेनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहां सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा
और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मेडलन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मेडलन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। डेनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का टाइम हो गया, इसलिए अब मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स की गुर्राने की आवाजें आने लगीं। इस टाइम मीना और मेडलन के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। यह लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम तक पहुंचते हैं, और जब यह लोग देखते हैं कि मीना और मेडलन वहां नहीं है, तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब यह वॉचर्स दूर जाते हैं, तो मौके का फायदा उठाते हुए यह दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डैनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डैनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वह उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलिन डेनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मेडलन ने कहा कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूं। दरअसल मैं जब यहां पहली बार आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने पूछा कि आखिर यह वॉचर्स है क्या चीज, जिस पर मेडलन ने जवाब दिया कि यह सारे क्रिएचर्स फेरीज है जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले एक जादुई जीव थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। इसीलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद फेरीज कई सौ सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि कई 100 सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अब भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डैनियल ने मेडलिन से पूछा कि यह वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और यह हर रात हमें देखते क्यों है, जिस पर मेडलिन ने बताया कि यह वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में यह इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहां रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सकें और हमसे आज के द्वार के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सकें। मैडलिन ये सब बातें बता ही रही थी कि अचानक सभी वॉचर्स वापस लौट आए, और जब वॉचर्स को पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस अपने कमरे में आ गए हैं, तो वह सब गुस्से से भड़क उठे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वॉचर्स तोड़ ना सके, लेकिन वॉचर्स की ताकत काफी ज्यादा थी और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्द ही वॉचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे तक ले जाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। यह लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा सेफ था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था। वो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने यह बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को काम के लिए यहां लेकर आता था और रात के वक्त मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहां आकर छुप जाता था
और वो वॉचर्स फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वॉचर ने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बहुत अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहां ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ा। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए उस क्रचर को पिंजरे में कैद कर लिया है। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस यह जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। इसीलिए वह सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहां से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले गए और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को गोली मार दी। आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस उन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है और आज के दिन उन्हें लाजमी इस जंगल से निकलना होगा, वरना यह लोग मारे जाएंगे क्योंकि रात को अब उनके पास छिपने के लिए कमरा भी नहीं बचा था। ये लोग अब यहां जंगल से निकलने के रास्ते में बरने लगते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वह उड़ता है उसी डायरेक्शन में यह लोग आगे बढ़ते हैं। लोग चलने लग गए। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिली। मेडलिन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब यह लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें जंगलों में फंसाकर छोड़ दिया। कई घंटे सफर करने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। वहां उन्हें प्रोफेसर का बोट मिला जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का समय था। उससे पहले कि वे डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर दूर चले जाते, पीछे से किसी की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि वह कियारा का हस्बैंड था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था और जख्मी था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसलिए डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डेनियल कियारा के हस्बैंड को बोट की तरफ खींचने लगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि डेनियल जिसकी मदद कर रहा था वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर था जिसने डेनियल का रूप ले लिया। वॉचर ने डेनियल को मार दिया। वे जानते थे कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते। अंत में वे खुद नदी पार करके शहर तक पहुंचे। शहर पहुंचने के बाद तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में रिसर्च डाटा खत्म करने आई। उससे पहले कि वह डाटा डिलीट करती, उसे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिला। उस टेप से मीना को एक नया राज पता चला। हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे और उनके बीच शादी भी होती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और फेरी दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। हाफलिंग्स रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वे किसी मृतक इंसान का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के अंदर गड्ढों में कैद कर लिया था तब हाफलिंग्स इंसानों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे और आज भी किसी ना किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में जांचबीन करने लगी तो उसे कुछ तस्वीरें मिली जिन्होंने उसके होश उड़ा दिए। तस्वीर में प्रोफेसर के साथ खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि मेडलिन थी। असल में मेडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी। मीना को यह समझ नहीं आया कि मेडलिन ने यह बातें क्यों नहीं बताईं। इस भारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वह कियारा के पास गई और बताई कि जिस मेडलिन से जंगल में मिले थे वह असल में प्रोफेसर की वाइफ थी, लेकिन उसने यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह खुद एक रूप बदलने वाली फेरी थी।
मीना ने रिसर्च किया और पता चला कि सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडलिन कैंसर से मर गई थी। कियारा ने पूछा कि फिर जंगल में मौजूद मेडलिन कौन थी। मीना ने समझाया कि प्रोफेसर अपनी वाइफ को वापस पाना चाहता था। जब प्रोफेसर को रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला, उसने उस फेरी को पिंजरे में कैद किया जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर आई थी। प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फोटो दिखाकर उस फेरी को अपनी वाइफ जैसा बना दिया, क्योंकि वह फेरी बाकी फेरीज से अलग थी। वह दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि उसने मेडलिन को यहां बुला लिया है और उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार रुकी और कार से जो इंसान उतरा वह कियारा थी। यानी अब तक जो मीना के साथ थी वह मेडलिन थी, जिसने कियारा का रूप ले रखा था। मेडलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मेडलिन से पूछा कि वह क्या चाहती है। मेडलिन ने कहा कि वह फेरीज की सबसे अलग मखलूक है। बचपन से सभी उसे चिढ़ाते थे और उसे अलग रखते थे। वह जंगल से बाहर इंसानों के बीच रहना चाहती थी। एक दिन प्रोफेसर ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया और कहा कि अगर वह उसकी वाइफ का रूप लेगी तो वह उसे बाहर ले जाएगा। मेडलिन ने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मेडलिन की सारी बातें सिखाईं और बाद में उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले मेडलिन ने उसे मार डाला। उसने कहा कि इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते और अब मीना को भी यह सच्चाई पता चल चुकी है। मेडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाकर मारने लगी। मीना ने कहा कि वह हाइब्रिड है, आधी इंसान और आधी फेरी, इसलिए वह इंसानों और फेरीज के बीच रह सकती है। इस सच्चाई के पता चलते ही मेडलिन का असली रूप सामने आया। पंख निकल आए और वह मीना को छोड़कर उड़ गई। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी। उसने अपनी सिस्टर को बताया कि शायद फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है। सिस्टर ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। कहानी के अंत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो मीना के घर के नीचे खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि मेडलिन थी, जो अब उस रूप में दुनिया में रह रही है।